हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस महान फनकार की जिसने भावनाओं को शब्दों में पिरोया और प्यार मोहब्बत से लबरेज गानों ने दिल को छू लिया। आज उस शख्सियत की 100वीं जयंती है। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। जी हाँ, आपने पहचान ही लिया होगा हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं गायकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की। आज ही के दिन 24 दिसंबर साल 1924 में मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर साल 2024 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान में हुआ था। मोहम्मद रफ़ी की मां का नाम अल्लाह रखी और पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। मोहम्मद रफ़ी को घर में प्यार से फीको कहकर बुलाया जाता था। हाजी अली मोहम्मद एक बेहतरीन खानसामा थे जो पूरे परिवार के साथ लाहौर चले गए थे। मोहम्मद रफ़ी ने कोटला सुल्तान में ही अपनी स्कूल की पढ़ाई की थी। लाहौर जाने के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की और मोहम्मद रफ़ी ने अपने बड़े भाई के साथ बाल काटने का काम शुरू कर दिया था। रफ़ी बचपन से ही संगीत के दीवाने थे, लेकिन पिता संगीत के खिलाफ थे। इस वजह से मोहम्मद रफ़ी चोरी छिपे गाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी को लेकर एक किस्सा काफी मशहूर है कि वह लाहौर में एक तारा बजाने वाले फकीर के पीछे पीछे उनका गाना सुनते हुए चले जाते थे। वे अक्सर हजरत दाता गंज बख्श की दरगाह पर भी जाते थे। कहा जाता है एक बार लाहौर ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी पंडित जीवन लाल नूर मोहल्ला से गुजर रहे थे। तभी उनके कानों में एक बेहद सुरीली आवाज पड़ी और वह आवाज इतनी अनोखी थी कि उस आवाज का पीछा करते हुए वह उस दुकान में पहुंच गए जहां मोहम्मद रफ़ी किसी के बाल काट रहे थे और गाना गा रहे थे। और वह अधिकारी उनकी गायकी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने रेडियो में काम करने का मौका उन्हें दिला दिया। और कहा जाता है जीवन लाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी, जिसके बाद मोहम्मद रफ़ी गायकी के माहिर होते चले गए। और मोहम्मद रफ़ी को साल 1973 में संयोग से एक ऐसा मौका मिला कि उन्होंने लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। यह परफॉर्मेंस मोहम्मद रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन में दी थी। उस जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल उस समय लाहौर में स्टेज पर एक गीत गाने वाले थे, लेकिन स्टेज पर बिजली नहीं होने के कारण कुंदन लाल सहगल ने गाना गाने से इनकार कर दिया और समय काटने और लोगों को बांधे रखने के लिए आयोजकों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा और के सहगल भी दर्शकों के साथ गाना सुनने बैठ गए। उन्होंने कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। और वहां पर मौजूद संगीत निर्देशक श्याम सुंदर मोहम्मद रफ़ी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मुंबई आने की सलाह देकर चले गए। इसके बाद एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलवाया और यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आपका गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड कराया। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया था, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे और जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर गाना रिकॉर्ड किया गया था। और जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि पैर से खून बहने के बाद भी मोहम्मद रफ़ी के चेहरे पर एक चमक थी और ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड कराने की। और गाना रिकॉर्ड होने के बाद जब नौशाद ने देखा कि रफ़ी के पैर से खून निकल रहा है तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से पूछा कि क्या हुआ। इस पर रफ़ी ने बताया कि उनके जूते कुछ ज्यादा ही टाइट थे, जो कि गाना चल रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर हम बात करें मोहम्मद रफ़ी की निजी जिंदगी की तो उन्होंने 2 शादियां की थी। बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने 2 शादियां की थी। इस बात का खुलासा मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने किया था। यास्मीन ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा में यास्मीन ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीरा बानो के साथ हुई थी। भारत पाकिस्तान दंगों के दौरान मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई थी तो उनकी पत्नी बशीरा वापस पाकिस्तान चली गई और उन्होंने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की थी, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे और एक बेटा उनका पहली पत्नी से था। और मोहम्मद रफ़ी के 7 बच्चों में से किसी ने भी सिंगिंग की दुनिया में आने की कभी कोशिश नहीं की।
यास्मीन बताती है इसका कारण खुद रफ़ी साहब थे। रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनकी तरह गायकी करे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। वह बड़े आध्यात्मिक इंसान थे। वह कहते थे मुझ पर ऊपर वाले का करम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे भी वो कर पाएंगे जो मैंने किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे समाज में उस दबाव को महसूस करे कि एक महान सिंगर के बच्चे भी उसी की तरह महान गायक बने। रफ़ी साहब को गाड़ियों का बेहद शौक था। उनके पास कई कारें थी, लेकिन उन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई और वह अपनी कारों को चमकीले रंगों से रंगवाते थे, व्हील कैप और एक्सेसरीज लगवाते थे और वह हमेशा आगे की सीट पर ही बैठते थे। उनकी आखिरी कार फिएट अभी भी उनके रफ़ी विला के बाहर खड़ी है। आपको बताते चले कि रफ़ी साहब को लग्जरी गाड़ियों का बेहद शौक था। उन्होंने अमेरिकी इम्पोर्टेड कार इम्फाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत में गुने चुने लोगों के पास ही थी और रफ़ी साहब का पुराना ड्राइवर जो राइट हैंड ड्राइविंग नहीं समझ पा रहा था, उसकी जगह पर रफ़ी साहब ने एक नया ड्राइवर रख लिया। लेकिन जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता भी रफ़ी को सताने लगी और रफ़ी साहब ने उसे एक टैक्सी खरीद कर दे दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी और कहा जाता है आज सुल्तान के पास 12 टैक्सी हैं। मोहम्मद रफ़ी खाने के बेहद शौकीन थे और उन्हें घर का खाना ही अच्छा लगता था, इसलिए एक बार वह ब्रिटेन से लंदन दाल चावल खाने के लिए पहुंच गए थे। दरअसल रफ़ी साहब को ब्रिटेन में एक कंसर्ट करना था, जिसके लिए उनकी बहू यास्मीन भी अपने पति खालिद के साथ उनसे मिलने जा पहुंची। दोपहर का वक्त था। रफ़ी थोड़े उदास थे। पता चला कि वहां जो खाने में मिला है उन्हें वह पसंद नहीं है। मोहम्मद रफ़ी ने बेटे और बहू से पूछा यहाँ से लंदन कितनी दूर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कार से 3 घंटे का सफर है। और मोहम्मद रफ़ी तपाक से बहू की ओर मुड़े और पूछा क्या तुम 1 घंटे में दाल चावल और चटनी बना लोगी। इस पर बहू यास्मीन ने हाँ में जवाब दिया और रफ़ी साहब ने अपने बेटे खालिद से कहा ठीक है, फिर हम लोग सीधे लंदन चलते हैं और वहीं जाकर घर का खाना खाएंगे और किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है और हम शो के पहले ही शाम 7 बजे तक वापस लौट आएंगे। मोहम्मद रफ़ी का लंदन में अपना घर था। यास्मीन बताती है वहां पहुंचकर उन्होंने दाल चावल और चटनी बनाई। उन्होंने बताया डैडी ने प्याज और टमाटर का सलाद भी तैयार करने को कहा। घर का खाना खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उन्होंने मुझे दुआ दी और वह वाकई ही किसी बच्चे की तरह चहक रहे थे और फिर हम वापस शो की जगह पर पहुंच गए। एक बार मोहम्मद रफ़ी ने गाना छोड़ दिया था। कहा जाता है जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना न गाने की सलाह दी थी और मोहम्मद रफ़ी ने भी यह बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके फैंस उदास रहने लगे तो उन्होंने गायकों को दोबारा अपना लिया। रफ़ी साहब के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर में बातचीत के दौरान एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया मोहम्मद रफ़ी के कई फैन ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। 31 जुलाई 1980 में मोहम्मद रफ़ी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनके अंतिम संस्कार में 10,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने मोहम्मद रफ़ी के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। मोहम्मद रफ़ी ने तकरीबन 28,000 गीत गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी को 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री का सम्मान दिया।